दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आप जानते हैं दोस्तों, हम अपने चैनल के माध्यम से आर ओ की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश्य है आपको कम समय में बेहतर कंटेंट उपलब्ध कराना। और इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज का जो हमारा वीडियो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल से। और उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो करंट अफेयर है इसकी क्लास नंबर हो जाएगी 9। और इससे पहले अगर आपने क्लास 8 नहीं देखी हैं, 1 से 8 तक नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी टॉपिक वाइज, और आप जाकर वहाँ सभी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो में या हमारे द्वारा दिए गए कंटेंट में कोई सुधार की गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम जल्द से जल्द उसका सुधार कर सकें और आपको और बेहतर कंटेंट उपलब्ध करा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से, और उत्तर प्रदेश का स्पेशल करंट अफेयर है और इसकी क्लास नंबर 9। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो हम शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपका जो समय है वो बहुत कीमती है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप करने लायक नहीं मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारा पहला पॉइंट। ये हो जाएगा पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कहता है ये हम समझ लेते हैं। प्रदेश के टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा मिला है। यह किस टाइगर रिजर्व को मिला है? ये बात है अभी हाल फिलहाल 2023 की। और हमारे उत्तर प्रदेश के एक टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा मिला है, और यह किस टाइगर रिजर्व को मिला है ये आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, या फिर रानीपुर टाइगर रिजर्व। और ये आप जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, ये भी आप इस क्वेश्चन के माध्यम से देख लेंगे। तो फिलहाल जो क्वेश्चन एक का करेक्ट आंसर हो गया है वो हो गया है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है हमेशा जो है सुर्खियों में रहता है। क्यों रहता है ये हम समझ लेते हैं। ये हो जाएंगे इसके एक्स्ट्रा पॉइंट, और एक्स्ट्रा पॉइंट से ही जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं, और हर बार जो है एक्स्ट्रा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाते हैं। बात करते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व यानी पीटीआर। ठीक है। और ये बाघों के संरक्षण, रख रखाव के साथ बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिए पीटीआर यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये हो जाता है आपका पीटीआर। और इसको जो है एनटीसीए की ओर से कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा मिला है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसको मिला है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाता है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट से ही आपका क्वेश्चन बनेगा। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए की ओर से देश के 6 टाइगर रिजर्व को बाघों के संरक्षण, रखरखाव के साथ बेहतर ढंग से प्रबंधन के लिए कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड यानी CATS का दर्जा मिला है, और इसमें आपका पीटीआर भी शामिल है। पीटीआर यानी पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी आपका इसमें शामिल है। पूरे देश में मिला है ये 6 टाइगर रिजर्व को, और आपका उत्तर प्रदेश का हो जाएगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसमें शामिल। और चलिए और देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका पीलीभीत को 2014 में, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और ये जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है हमेशा जो है सुर्खियों में रहता है। क्यों रहता है समझ लेते हैं। पीलीभीत को वर्ष 2014 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और 2014 में बाघों की संख्या मात्र कितनी थी? 25 थी। और वर्ष 2020 में बाघों की संख्या बढ़कर हो गई है 65। और इस उपलब्धि के लिए पूरे विश्व में पीलीभीत टाइगर रिजर्व की जो है चर्चा हुई थी, पूरे विश्व में चर्चा हुई थी। ठीक है। नवंबर 2020 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हुआ था टाइगर X2 अवार्ड, यानी ये था आपका TX2 अवार्ड, ये इसको मिला था नवंबर 2020 में। और बात करते हैं आपका यूपी में टाइगर रिजर्व की। वर्तमान समय में यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं, और इसमें पहला हो जाता है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा आपके लिए। आपसे पूछा जाएगा, अगर डायरेक्ट आपसे सवाल बनता है यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपके हो जाएंगे यूपी में 4 टाइगर रिजर्व। कौन कौन से हो जाएंगे वो हम देख रहे हैं। पहला हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व, जो आपका भारत नेपाल सीमा से सटा हुआ है, और ये यूपी में एक जगह है जहां बाघ और गैंडे दोनों एक साथ पाए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि यूपी का कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें बाघ और गैंडे दोनों एक साथ पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। यहाँ बाघों की जो अनुमानित संख्या है वो है आपकी 107, यानी आप कह सकते हैं 107 संख्या हो जाएगी। और चलिए देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ से बन सकते हैं। और यूपी का जो है दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ये है आपका शाहजहांपुर और पीलीभीत जिले में ये मौजूद है, और साल 2020 में
बाघों की संख्या दोगुनी पाए जाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार यानी TX2 टाइगर टाइम्स प्रो से इसको सम्मानित किया जा चुका है और ये काफ़ी जो है चर्चाओं में रहा था। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये जो है आपका हो जाएगा बिजनौर टाइगर रिजर्व के नाम से इसको जाना जाता है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पास होने के कारण बफर एरिया घोषित इसको किया गया है। जनगणना के अनुसार इसमें बाघों की संख्या मात्र 27 है। बात करते हैं आपका चौथा टाइगर रिजर्व जो नया नया बना है, ये है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपने टाइगर रिजर्व से समझ लिया है और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको जो है एक्स्ट्रा मार्क दिला कर आएगा। चलिए देख लेते हैं, ये है आपका जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये हो जाता है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक क्वेश्चन की भी आपको स्किप नहीं करना है। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की और यहाँ आपसे पूछा गया है कि सत्य कथन आपको बताना है, यानी सही कथन का आपको चुनाव करना है। बात करते हैं पहले पॉइंट की। मार्च 2023 में घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी में इजाफा किया गया है। मनरेगा मजदूरी में उत्तर प्रदेश में इजाफा किया गया है, क्या ये सही हो जाएगा? देख लेते हैं। मनरेगा मजदूरी को 213 रुपये की जगह 230 रुपये करने का जो है प्रस्ताव पास किया गया है और प्रदेश में 4.20 करोड़ जो है जॉब धारक हैं। आपको बताना है इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हो जाएंगे। सही कथन का आपको चयन करना है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं, ये आपका सही हो जाएगा। मार्च 2023 में घोषणा की गई है कि उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी में इजाफा किया जाएगा, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और प्रदेश में तीसरा पॉइंट जो है आपका, प्रदेश में 4.20 करोड़ जॉब धारक है, तो ये आपका गलत हो जाता है। प्रदेश में 4.20 करोड़ जो है जॉब धारक नहीं है, ये हो जाएंगे आपके 3.20 करोड़। ठीक है, इतने जो हैं जॉब कार्ड धारक आपके मौजूद है उत्तर प्रदेश में। तो इसी हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपका पहला और दूसरा केवल फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। इस हिसाब से आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। चलिए समझ लेते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट से। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के मनरेगा कार्यालय के अपर आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरों की नई दरों की घोषणा कर दी है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरी को अब 213 की जगह 230 रुपये कर दिया गया है और 1 अप्रैल से उसी दिन मजदूरी को जो है 17 रुपये अधिक इनको मिलेगी। ठीक है, 17 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और ये हो जाएगा प्रदेश में करीब 3.20 करोड़ जो जॉब कार्ड धारक जो आपके मनरेगा मजदूर हैं। ठीक है, ये इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। और हाल ही में मशीन लर्निंग वाला रोबोट तैयार किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मशीन लर्निंग वाले रोबोट की बात हो रही है और किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है या किसके द्वारा बनाया गया है, आपको बताना है। हाल ही में मशीन लर्निंग वाला रोबोट तैयार किया गया है BHU बनारस के द्वारा, AKTU लखनऊ के द्वारा, AMU अलीगढ़ के द्वारा या CSJM कानपुर के द्वारा। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका AKTU लखनऊ। और AKTU का मतलब है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये हो जाती है आपकी लखनऊ में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाता है B। और इससे बनने वाले जो फैक्ट हैं वो क्या क्या हो जाएंगे ये भी समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका AKTU ने एक ऐसा रोबोट विकसित किया है जिसे मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करके दोनों हाथों की उंगलियों का उपयोग करके निर्देशित किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। दोनों हाथों की जो उंगलियां उनको जो है निर्देशित किया जा सकता है इस रोबोट के अनुसार। और इस तकनीक को AKTU ने इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर के एसोसिएट डीन अनुज शर्मा और उनकी टीम द्वारा विकसित किया गया है। और अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, मशीन लर्निंग तकनीक वाले रोबोट न केवल उंगलियों के इशारे पर चलेंगे बल्कि प्रोग्राम किए गए सभी कार्यों को भी कर सकेंगे। ठीक है, ये हो जाती है उंगलियों की ताकत, यानी ये उंगलियों के इशारे पे आपको चलेगा। इस तकनीक को कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कंप्यूटर विजन और आर्टिफिशियल यानी AI जिसको बोला जाता है उसकी मदद से इसको तैयार किया गया है। और ये आप देख सकते हैं इमेज के माध्यम से किस तरह ये जो है ये जो है हाथों की उंगलियों को जो है चला रहा है। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 4 और 4 नंबर हमारा क्या कहता है ये चीज़ समझ लेते हैं। नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? इस तरह के क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
कौन सा स्थान है नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश का? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो नल कनेक्शन देने के मामले में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है पूरे देश में वो हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के 75 लाख से अधिक नल कनेक्शन देने वाले 4 राज्यों में स्थान बनाते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और प्रदेश सरकार की इस बड़ी उपलब्धि को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने हर घर जल और 75 लाख नल समारोह के रूप में उत्सव के साथ मनाया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और 75 इंजीनियर, अधिकारियों और कर्मचारी को स्मृति चिन्ह देकर इसमें सम्मानित किया गया है इस योजना को पूरा करने के लिए। इसके अलावा जल जीवन जो आपका मिशन है 2 साल की सफलतापूर्वक यात्रा आधारित फिल्म बनी है, वो है हर घर पानी और खुद जो है निगरानी। ये इस पे जो एक फिल्म भी बनाई गई है और इसका जो अनावरण व विभाग की उपलब्धियां गिनते हुए एक बुकलेट का भी विमोचन किया गया है। नल कनेक्शन देने वाले राज्यों में चौथा स्थान किसका है? ये आपका उत्तर प्रदेश को चौथा स्थान हासिल हुआ है। और इससे पहले जो आपके पहले दूसरे पे वो कौन कौन से हो जाएंगे, और ये आप बात समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश से आगे कौन है? बिहार है और महाराष्ट्र है और एक आपका गुजरात है। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर बिहार है, कितने इसके जो है कितने नल के कनेक्शन दिए हैं? 1.58 करोड़। महाराष्ट्र ने दिए हैं 1.06 करोड़। और गुजरात की बात करते हैं तो 91 लाख है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 75 लाख। और ये हो जाएंगे आपके योगी जी नल कनेक्शन के मामले में चौथे नंबर पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात करते हैं बुलंदशहर और खुर्जा में कितने गांवों को येडा में शामिल किया गया है? येडा यानी इसकी आपको फुल फॉर्म भी बतानी पड़ेगी। येडा आपको किसको कहा जाता है? बुलंदशहर और खुर्जा के कितने गांवों को येडा में शामिल किया गया है? 45 गाँवों को, 55 गाँवों को, 65 गाँव को या फिर आपके 75 गाँवों को? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका 55 गाँव। बुलंदशहर और खुर्जा के 55 गाँव को येडा में शामिल किया गया है। और येडा से और क्या क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं वो भी समझ लेते हैं। ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका बुलंदशहर और खुर्जा विकास प्राधिकरण के 55 गांव अब यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी येडा में शामिल हो गए हैं। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे वो मैं भी आपको आगे दिखाने वाला हूं। और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी येडा में इन गाँवों के शामिल होने से यमुना प्राधिकरण के लॉजिस्टिक, वेयरहाउस और कार्गो हब का दायरा बढ़ जाएगा। और अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा जिले आते हैं। अभी तक बुलंदशहर जिले में 40 गांव प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में थे। और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में ही एयरपोर्ट भी बन रहा है। लॉजिस्टिक और वेयर हाउस हब भी विकसित किए जा रहे हैं और इस हब को रेल मार्ग से जोड़ने की योजना थी। इसके लिए प्राधिकरण को अपना दायरा बढ़ाकर दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के पास तक ले जाना था। इसके लिए प्राधिकरण ने 55 गाँव को शामिल करने की योजना बनाई है। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और यहाँ हम देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है। ये हो जाती है यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि इसकी YEIDA ये होती है आपकी ईडा। ठीक है, ईडा की जो फुल फॉर्म है ये आपने समझ लिया है। और इसको हिंदी में कहते हैं यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं। और यहाँ बात करते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता ही है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। उत्तर प्रदेश में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड यानी SJVNL ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद के साथ MOU किया है? MOU की बात हो रही है, किस जनपद के साथ MOU किया है? किसने? आपका सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने। कानपुर के साथ, गोरखपुर के साथ, बरेली के साथ या फिर लखनऊ के साथ? क्वेश्चन नंबर 6 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका कानपुर के साथ। सतलज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कानपुर के साथ 3500 करोड़ रुपए का जो है MOU किया है, 3500 करोड़ रुपए का। बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से। और ये हो जाएंगे आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट।
केंद्र सरकार की नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में 3500 करोड़ रुपए की लागत से एक सोलर प्लांट लगाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण के साथ समझौता किया है। ठीक है, किसके साथ समझौता किया है? कानपुर के साथ समझौता किया है। और कंपनी ने प्लांट लगाने के लिए प्राधिकरण से घाटमपुर या उसके आसपास के क्षेत्र के करीब 3000 एकड़ जमीन मांगी है। इस जमीन पर कंपनी करीब 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करेगी और इस प्लांट के लगने से लगभग 300 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। और वहीं कानपुर देहात की बात करते हैं तो कानपुर देहात में जो है अकबरपुर में भी 50 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट अभी निर्माणाधीन है और कंपनी सीधे तौर पर ओपन मार्केट के अलावा उद्योगों व कानपुर मेट्रो जैसे प्रतिष्ठानों को बिजली बेचने के लिए संपर्क करेगी। ठीक है, ये बात आपने समझ ली है और ये हो जाता है आपका सोलर पैनल जिससे आपकी बिजली बनाई जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। और क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेल से संबंधित बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है ये आपसे पूछा गया है। लखनऊ में, वाराणसी में, गोरखपुर में या फिर कानपुर में। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेल से संबंधित बुनियादी ढांचे का जो उद्घाटन है वो किया गया है लखनऊ में। और इससे बनने वाले जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं, पूरी डिटेल जो है हम समझ लेते हैं। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में उपलब्ध खेल के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के प्रयास के साथ 300 बिस्तरों वाले छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक जो आपकी सुविधाएं हैं उनके साथ कुश्ती के लिए एक उन्नत हॉल और एक खेल चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, कहाँ किया गया है ये आपसे पूछा जाएगा। लखनऊ में किया है, किसके द्वारा किया गया है? खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। बात करते हैं लखनऊ स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का जो राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ये केंद्र महिला कुश्ती एथलीटों के राष्ट्रीय शिविरों का केंद्र रहा है, जहां पर भारत के विशिष्ट वर्ग की महिला पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जाता रहा है। और ये हो जाएगा आपका लास्ट पॉइंट। नया छात्रावास महिला एथलीटों को समर्पित होगा और जबकि 80 बिस्तरों के मौजूदा 2 छात्रावास इन केंद्र में लड़कों के प्रशिक्षण के लिए आरक्षित होंगे और खेल चिकित्सा केंद्र को मौजूदा मेडिकल सेंटर से अपग्रेड किया जाएगा और इस खेल विज्ञान विशेषज्ञों के साथ एक खेल मनोवैज्ञानिक भी होंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ लेनी है और ये हो जाएंगे आपके अनुराग ठाकुर जी। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? कानपुर में, वाराणसी में, प्रयागराज में या फिर लखनऊ में। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाता है, ये हो जाता है आपका लखनऊ में। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में हुआ है और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाते हैं ये भी समझ लेते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 और इसका जो समापन है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मार्गदर्शन के साथ हुआ है। और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 3 दिन में कुल 33,50,000 करोड़ के निवेश प्राप्त हुए हैं और इसके साथ ही यहाँ पर कुल 19,058 AMU पर साइन हुए हैं और इसमें करीब 93,82,607 लोगों को रोजगार मिला है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है, ये आंकड़ा आपको याद रखना है। और राज्य सरकार ने निवेशकों की सुविधा एवं MOU के कार्यों की निगरानी के लिए निवेशार्थी नामक नई ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ किया है, इसको भी आपको याद रखना है। प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने बाराबंकी में 30,000 की क्षमता वाला एक स्टेडियम बनाने के लिए प्रदेश सरकार के साथ MOU किया है और इस समिट में 20 से अधिक देशों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधियों और घरेलू अंतर्राष्ट्रीय की भागीदारी भी देखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय भी हैं और आपके घरेलू भी हैं और ये हो जाएगी आपकी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है। ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। G20 सम्मेलन के दौरान डिजिटल इंडिया की झलक दिखाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है ये आपसे पूछा गया है। G20 सम्मेलन के दौरान डिजिटल इंडिया की झलक दिखाने के लिए गोरखपुर में, लखनऊ में, नोएडा में या फिर मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 9 है और 9 का आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा।
तो G20 सम्मेलन के दौरान जो आपकी डिजिटल इंडिया की झलक दिखाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, ये किया गया है आपका लखनऊ में। ठीक है, और लखनऊ के होटल सेंट्रम में है सुशांत गोल्ड सिटी, उसमें इसका जो है आयोजन किया गया है। चलिए समझ लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से ये जो है कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हुआ है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के होटल सेंट्रम सुशांत सिटी गोल्ड में आयोजित G20 सम्मेलन के दौरान प्रदेश के उच्च और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है और इस प्रदर्शनी में डिजिटल इंडिया की झलक दिखाई गई है। और इस सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, टेलीकॉम, जनजातीय मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय सहित भारत सरकार के अन्य विभागों के संस्थानों ने प्रदर्शनी के स्टॉल लगाए थे। और ये हो जाता है आपका G20 भारत 2023 इंडिया में हुआ है। और इसकी जो आपसे थीम पूछी जा सकती है वो हो जाती है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या हो जाता है, विचार करने के लिए क्वेश्चन दिया गया है और आपसे पूछा गया है सत्य कथन इनमें से कौन सा हो जाएगा। सत्य कथन का आपको चयन करना है, 3 जो है पॉइंट आपको दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सत्य हैं और कौन कौन से असत्य हैं। और इस तरह के जो है पैटर्न के क्वेश्चन आपसे काफ़ी संख्या में पूछे जाते हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट की। उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में इफ़को के नैनो यूरिया संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है। तो ये पॉइंट जो है आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में जो है इफ़को के नैनो यूरिया संयंत्रों का उद्घाटन किया गया है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। यह उद्घाटन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए करेक्ट हो जाता है क्योंकि उद्घाटन जो है इसका रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा ही किया गया है। बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। तो ये भी सही हो जाएगा। भाई इसका जो उद्देश्य है वो किसानों की आय में वृद्धि करना है, तभी तो इसको लेकर आए हैं, तरल नैनो यूरिया को तभी तो लेकर आए हैं। और इस हिसाब से आप बात करते हैं तो तीनों पॉइंट जो हैं आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सभी सही। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ही हो जाएंगे। बात करते हैं केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तर प्रदेश के आंवला और फूलपुर में, यहाँ आपको ये स्थान याद रखना है, आपसे यही डायरेक्ट पूछा जाएगा कि आपका जो है नैनो यूरिया संयंत्र का जो उद्घाटन किया गया है ये कहाँ किया गया है उत्तर प्रदेश में। तो ये किया गया है आंवला और फूलपुर में। और इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के नैनो यूरिया तरल संयंत्रों का जो है उद्घाटन किया गया है। और बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट हो जाएगा, इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर मनसुख जो आपके मांडविया है, इन्होंने कहा कि नैनो यूरिया आने वाले समय में किसानों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय में भी वृद्धि करेगा। आय में वृद्धि करने के लिए ही इसको जो है लॉन्च किया गया है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो ये आपका क्या हो जाता है, नैनो डीओपी में किसानों को अत्यधिक लाभ होगा और डीएपी के से जो है आधे मूल्य पर ये उपलब्ध होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। ये इसका उद्घाटन होता हुआ। और चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जो है सारे क्वेश्चन देख लेने हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना को लागू किया गया है गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर उत्तर प्रदेश में। यहाँ आप इसका करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश लगा सकते हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल की सीरीज चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। लेकिन एग्जाम में आपको इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है और वहाँ आप जो है कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपको कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम आपको जो है इसकी पूरी डिटेल बता रहे हैं। चलिए देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार शहरों में लोगों को बेहतर सड़क की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने जा रही है। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की और ये जो आपकी योजना है ये केवल उत्तर प्रदेश में शुरू की जा रही है। और मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किए जाने की तैयारी है। और इसके अलावा हाउस टैक्स की अधिक वसूली करने वाले निकायों को अतिरिक्त पैसे भी इसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपका निकाय है वो अधिक वसूली करेगा उसको जो है अधिक पैसा दिया जाएगा। और शहरों में कॉलोनियों के साथ ही कुछ मार्गों को बनाने की जिम्मेदारी निकाय के पास होती है। और इसके अलावा निकायों में हाउस टैक्स वसूली को बढ़ावा देने के लिए योजना में अतिरिक्त पैसे दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए निकाय जितना हाउस टैक्स वसूलेगा उसका 50% जो है अतिरिक्त पैसा उस निकाय को
दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लेनी है। और विभाग का मानना है कि इसमें निकायों से हाउस टैक्स वसूली की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आय में भी वृद्धि होगी। और ये हो जाती है आपकी मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, और ये 12 क्या कहता है ये समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पूर्वांचल की शान सम्मान से किसको सम्मानित नहीं किया गया है? पूर्वांचल की जो शान है उससे किसको सम्मानित नहीं किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। बात करते हैं राम मोहन पाठक को, इम्तियाज़ अंसारी को, संजय शेरपुरिया को और गजेंद्र लखनवी को। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका गजेंद्र लखनवी। गजेंद्र लखनवी जो है इनको पूर्वांचल की शान से सम्मानित नहीं किया गया है। और किस किस को पूर्वांचल की शान से सम्मानित किया गया है ये हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं पूर्वांचल की शान 2023 के बारे में। और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा पूर्वांचल की शान 2023 सम्मान समारोह में शान बढ़ाने वाली विभूतियों को सम्मानित किया गया है। जो आपकी उत्तर प्रदेश की शान बढ़ाती हैं पूर्वांचल की, उन विभूतियों को सम्मानित किया गया है पूर्वांचल की शान 2023 से। बात करते हैं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि उत्तर प्रदेश नित नए आयाम स्थापित कर रहा है और वैश्विक निवेश सम्मेलन के बाद प्रदेश आर्थिक मोर्चे पर पहले स्थान पर आने की ओर अग्रसर है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश को लाने का इनका लक्ष्य है। और इनका सम्मान हुआ है, किस किस का सम्मान हुआ है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। जिस तरह का क्वेश्चन ये आपने देखा है इसी तरह का क्वेश्चन सेम आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपसे केवल यही पूछा जाएगा पूर्वांचल की शान सम्मान में किसको सम्मिलित नहीं किया गया है। ठीक है, बात करते हैं वाराणसी की। तो वाराणसी में किसको सम्मानित किया गया है, तो ये हो जाएंगे आपके शिक्षाविद प्रोफेसर राम मोहन पाठक। ठीक है, राम मोहन पाठक को वाराणसी से सम्मानित किया गया है। भदोही की बात करते हैं तो ये आपके कालीन निर्यातक हो जाएंगे इम्तियाज अंसारी, इनको भी सम्मानित किया गया है। गाजीपुर की बात करते हैं तो गाजीपुर में यूथ रूरल एंटरप्रेन्योर फाउंडेशन के संस्थापक संजय शेरपुरिया को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा और भी कई सारे नाम हैं जो हमें देख लेने हैं। मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो मिर्ज़ापुर में विद्या सार्थक ग्रीन सिटी प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी अरुण कुमार दुबे और सेठ द्वारका प्रसाद बजाज एजुकेशन सेंटर के निदेशक पारितोष बजाज और वह सत्यम इंटरप्राइजेज के प्रोपराइटर जय प्रकाश मौर्य, इनको भी जो है सम्मानित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं जौनपुर की। जौनपुर से किस किस को जो है सम्मानित किया गया है। मॉडर्न वीर रेंज सिक्योरिटी फोर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रेसिडेंट ज्ञान प्रकाश सिंह हैं। और कुमुद गिरीश हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक हैं, कौन है, डॉक्टर क्षितिज कुमार शर्मा है। और ईसा हॉस्पिटल के जनरल सर्जन डॉक्टर रजनीश जो है श्रीवास्तव, इनको भी जो है सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है, पूर्वांचल की शान 2023 से। बात करते हैं गोरखपुर की। तो गोरखपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार को, टेनिस खिलाड़ी सुगुन कुमार को और डीपी मोटर्स के नीतीश जो है मतन हेलिया को भी सम्मानित किया गया है। और एक और पॉइंट हो जाएगा आपका, ये पूछा गया है कुशीनगर से। तो कुशीनगर से किसको जो है सम्मानित किया गया है, ये हो जाएंगे गीता इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रबंधक निदेशक हैं ओपी गुप्ता और कृष्णा हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर के लैप्रोस्कोपिक सर्जन संजय गुप्ता को भी इनसे सम्मिलित किया गया है। और ये चीज़ आपको सारी पढ़ लेनी है। इसकी अगर आप फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे स्टडी विद एलिस एलेक्स। ठीक है, फ्री पीडीएफ आपको सभी वीडियो की वहाँ मिल जाती है। और ये हो जाएंगे आपके जो है पुरस्कार पूर्वांचल की शान 2023। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश की 5 ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल बनाया जाएगा। में, हस्तिनापुर में, आगरा में या फिर गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ की 5 इमारतें हैं जिनको हेरिटेज होटल बनाया जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। ये हो जाएगा आपका लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की 5 ऐतिहासिक इमारतों को लखनऊ में हेरिटेज होटल बनाया जाएगा। और कौन कौन सी इमारत हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। ये चीज़ हमें डिटेल से पढ़नी है क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुरातत्व विभाग की निदेशक डॉक्टर रेणु द्विवेदी ने बताया कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शहर की 5 ऐतिहासिक इमारतों की हेरिटेज होटल में बदलने के प्रस्ताव को शासन ने मंजूरी दे दी है। और इसका जो प्रस्ताव गया था उसको मंजूरी मिल गई है।
पर्यटन विभाग ने इन्हें असंरक्षित श्रेणी में डालते हुए यहाँ हेरिटेज होटल विकसित करने का नोटिस चस्पा दिया है और इन इमारतों को डी नोटिफाई कर दिया गया है और इनके हेरिटेज होटल बनने की राह में आने वाली बाधाओं को दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 5 इमारतें हैं और कौन कौन सी इमारतें हैं ये भी समझेंगे अभी। माना जा रहा है कि इन इमारतों को होटल का लुक देने से सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि पर्यटन विभाग की आय में भी इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान में इसी तरह से तमाम ऐतिहासिक इमारतों को होटल में बदलने का बड़ा फायदा हुआ है और तेजी से पर्यटक इनकी ओर आकर्षित भी हुए हैं। ठीक है, राजस्थान में ये काम पहले हो चुका है और अब ये यूपी राजस्थान की तर्ज पर चल रही है। और बात करते हैं आपकी कौन कौन सी ये इमारतें हो जाएंगी। वो हो जाएंगी आपकी सबसे पहले छतर मंजिल भवन। इस भवन का निर्माण नवाब शहादत अली खान ने 1798 से 1814 के बीच अपनी माता छतर कुंवर के नाम पर करवाया था। ठीक है, अगर आपका छतर मंजिल भवन से आपका क्वेश्चन पूछा जा गया है तो आपको ये भी बताना होगा कि ये जो है छतर मंजिल भवन है ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका शहादत अली खां से। और इसके बाद बादशाह गाजीउद्दीन हैदर ने 1827 और 1837 के शासनकाल में इस भवन को संवारा गया था और छतर मंजिल का जो भवन है इंडो इटालियन स्थापित कला से बना हुआ है। इसके भूतल की दीवारों में गोमती का पानी टकराता है जिससे भवन में बराबर ठंडक बनी रहती है। इस भवन का उपयोग जो अवध की बेगमों के निवास के लिए किया जाता था और यह भी माना जाता है कि सिंहासन सनारोहण के समय जब नवाब ने छत्र धारण किया था उसने इस महल के ऊपर भी छत्र लगवा दिया था और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में छत्र मंजिल का प्रयोग क्रांतिकारियों ने किया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करते हैं दूसरी जो आपकी दूसरी इमारत हो जाएगी, ये हो जाएगी गुलिस्ते ए इरम, गुलिस्तान ए इरम। और इसका निर्माण जो है 19वीं शताब्दी की शुरुआत में अवध के दूसरे नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था और यह नसूरुद्दीन का जो है निजी पुस्तकालय भी था। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हम बात कर रहे हैं 5 जो आपकी इमारतें हैं लखनऊ में जिनको जो है होटल बनाया जाएगा या हेरिटेज का लुक दिया जाएगा। तीसरी हो जाएगी आपकी कोठी दर्शन विलास। और कोठी दर्शन विलास के जिस भवन में अब स्वास्थ्य निदेशालय स्थित है वह कभी एक महल हुआ करता था। इसका निर्माण नवाब गाजीउद्दीन हैदर के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, ये भी आपकी हेरिटेज बनाई जाएगी। बात करते हैं 4 नंबर की, तो 4 हो जाएगा आपका रोशन उद्दौला। अवध के नवाब नसीरुद्दीन हैदर 1827 से 1837 के जो शासनकाल के दौरान उनके प्रधानमंत्री रोशन उद्दौला ने इसका निर्माण कराया था। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनसे जो है क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। बात करते हैं 5वें पॉइंट की, तो ये हो जाएगा फरत बख्श कोठी। इस कोठी का मूल नाम मार्टिन विला था और इसका निर्माण मेजर जनरल क्लाउड मार्टिन सन 1781 में करवाया था और यह इंडो फ्रेंच जो है वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। यह उनका निवास स्थान हुआ करता था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है और इस तरह की जो है आपकी ये हेरिटेज बनाई जाएंगे जितनी भी आपकी इस तरह की ऐतिहासिक इमारतें हैं। ठीक है, ये केवल हमने एक इमारत आपको दिखाई है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश में कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी आईटीआई को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कितने आईटीआई को अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है? 50 आईटीआई को, 100 आईटीआई को, 150 आईटीआई को या फिर 200 आईटीआई संस्थानों को। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका 150 आईटीआई संस्थानों को। उत्तर प्रदेश सरकार ने 150 आईटीआई संस्थानों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। और चलिए देख लेते हैं इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के राज्य के औद्योगिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है और अपग्रेडिंग के लिए 150 आईटीआई को चिन्हित किया गया है। ठीक है, एक लिस्ट बनाई गई है जिसमें 150 आईटीआई के नाम है, इसको कहते हैं चिन्हित करना। और बात करते हैं अगले पॉइंट की, तो ये हो जाएगा आपका राज्य के इस निर्णय से प्रदेश के हजारों युवाओं को लाभ होगा और वो मौजूदा इंडस्ट्री की ज़रूरतों के हिसाब से स्किल रोजगार हासिल कर सकेंगे। ठीक है, और ये जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट और भी हो जाते हैं इससे। और चलिए देख लेते हैं व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश में कुल 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं और ये जो है संचालित हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के कुल 72 व्यवसाय संबंधी प्रशिक्षण संचालित किए जा रहे हैं। इसके अलावा टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड राज्य सरकार और इनके बीच में जो है एक एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट भी किया गया है।
और चलिए देख लेते हैं आज का हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 15 और 15 नंबर हमारा क्या कहता है ये भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं राजीव रघुवंशी को देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई के रूप में नियुक्त किया गया है। यह कहाँ से संबंधित है? जो आपके राजीव रघुवंशी हैं इनको देश का नया ड्रग कंट्रोलर यानी डीसीजीआई नियुक्त किया गया है। ये कहाँ से संबंधित है? रायबरेली से, बलिया से, बहराइच से या फिर इटावा से। क्वेश्चन आपको इसी तरह से देखने को मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका, ये आपके बलिया ज़िले से संबंधित है। और इससे बनने वाले जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो क्या हो जाएंगे ये भी हम समझ लेते हैं। बात करते हैं आपके उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दोकटी थाना क्षेत्र के रामनगर निवासी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी देश के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल नियुक्त किए गए हैं। और डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी डॉक्टर वीजी सोमानी का स्थान लेंगे। यानी कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनसे पहले डीजीसीआई कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर वीजी सोमानी। और उनका कार्यकाल 15 फरवरी को ख़त्म हो गया था, इसलिए जो है डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को नया ड्रग कंट्रोलर जनरल बनाया गया है। और बात करते हैं आपकी डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी के नाम से 250 से ज़्यादा पेटेंट दवाए हैं। और जो डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी हैं भारतीय फार्माकोपिया आयोग के सचिव सह वैज्ञानिक पद पर कार्यरत थे। और क्या इनसे बनने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं। डीसीजीआई केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख पद होता है जो देश भर में गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और इसके पास नई दवाओं को मंजूरी देने और क्लिनिकल ट्रायल को विनियमित करने का अधिकार होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने समझ लिया है डीसीजीआई से। और ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजीव रघुवंशी, ये आपको देख लेना है। और चलिए दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो है क्लास हमारी होती है 9, और इससे पहले की अगर आपने क्लास 1 से 8 तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट है। और वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और यूपी स्पेशल की जो सभी क्लासें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।